ऑक्सी एसिड्स में फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड्स अपन ने पूरे कर लिए, क्लोरीन के ऑक्सी एसिड्स पूरे कर लिए और सल्फर के ऑक्सी एसिड बचे। तो ये बोर्ड पे आपको दिख रहे हैं सल्फर के ऑक्सी एसिड लिखे हुए। सल्फर के ऑक्सी एसिड्स दो होते हैं, अस और एक। वैसे तो कई सारे हो सकते हैं, मैं प्राइमरी या मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ। वो कितने होते हैं? दो। वो है सल्फ्यूरस एंड सल्फ्यूरिक। सल्फ्यूरस का फॉर्मूला आपको याद रखना है H2SO3 और H2SO4 इज अ फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। दोनों में बेसिक डिफरेंस है 4। ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 4 है, इसकी स्टेट 6 है। इसकी स्टेट 4 है। छोटी स्टेट को अस बोलते हैं, बड़ी स्टेट को इक बोलते हैं एसिड्स में, सॉल्ट में नहीं। सॉल्ट में 8 ऐसे नाम होते हैं, बड़ी स्टेट के 8, छोटी स्टेट के 8। लेकिन ये एसिड्स है, एसिड्स में अस एंड इक चलता है, तो इसलिए वही ध्यान रखना है। ये अस है और ये इक है, ये सल्फ्यूरस है, ये सल्फ्यूरिक है। सल्फ्यूरस का फॉर्मूला ये, सल्फ्यूरिक का फॉर्मूला ये। मैंने एक लाइन बनानी थी ताकि डिस्टिंग्विश कर सकें उनके स्ट्रक्चर को। इसमें सल्फर सेंट्रल एटम है, 3 ऑक्सीजन से घिरा हुआ है, H2 है। तो किसी भी 2 ऑक्सीजन पे एक H लगा दो, ये सिंगल बनेगा और ये बनेगा डबल। सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, काम आ गए 4, तो इसके पास है 1 लोन पेयर। सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर सेंटर में है, 4 ऑक्सीजन से घिरा हुआ है और 2 H लगे हुए हैं, एक इधर, एक सिंगल या डबल एंड डबल। इस सल्फर के पास कोई लोन पेयर नहीं होगा, बिकॉज ऑल द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच सल्फर हैज इन द वैलेंस शेल हैव ऑलरेडी बीन एग्जॉस्टेड। इसका मतलब ये कि सल्फर वहां पर लोन पेयर नहीं रख रहा है, यहाँ लोन पेयर रख रहा है। बताओ लोन पेयर रखने वाले सल्फर में और उसमें डिफरेंस हाइब्रिडेशन का क्या होगा, देखते हैं। इसके सिग्मा कितने हैं बेटा? तो आप गिन रहे होंगे तो आंसर निकल रहा होगा 3 और लोन पेयर है 1, 3 और 1 4, तो हाइब्रिडेशन इसका sp3। तो इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए बेटा, इसका हाइब्रिडेशन sp3 है सल्फर का। और यहाँ पर देखें तो सिग्मा यहाँ पे कितने हैं, तो आंसर है 4। लोन पेयर कितने हैं, तो आंसर है 0। 4 और 0 होते हैं 4 का हाइब्रिडेशन sp3। इसका मतलब क्वेश्चन आ जाए कि बताओ सल्फरस और सल्फ्यूरिक एसिड में क्या डिफरेंस है। पहला आ जाए एसिडिक कैरेक्टर, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर, ऐसे कैरेक्टर आ जाए, और एक आ जाए हाइब्रिडेशन ऑफ सल्फर। तो कुछ लोग सल्फर का हाइब्रिडेशन सोचते हैं गलत है, इसमें कम ऑक्सीजन है, वहां ज्यादा है, ये कम बॉन्ड बना रहा है, वो ज्यादा, लेकिन ये कम बॉन्ड बना रहा है, लेकिन लोन पेयर होने के कारण इसका हाइब्रिडेशन वही निकल आता है। फिर बात आती है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो H2SO3 कैसा बना होगा बेटा? तो H2SO3 इज प्रिपेयर्ड बाय द एडिशन ऑफ SO2 इनटू वाटर। SO2 पानी में डालोगे तो इस सल्फर में, इस कंपाउंड में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? तो यहाँ 4 है। पानी जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट में से कुछ भी नहीं होता है। जब पानी कुछ भी नहीं है तो पानी इसकी स्टेट को मेंटेन रखेगा, तो आपको रटने की जरूरत नहीं है कि इसमें ये बनेगा। आप बस इतना ध्यान रखो, पानी में कोई रिएक्शन होती है तो स्टेट मेंटेन रहने के कारण ये सल्फरस बनेगा, और अगर सल्फ्यूरिक बनाना है तो SO3 बनाए। आगे आने वाले समय में बताऊंगा कि ये रिएक्शन प्रैक्टिकली इंडस्ट्रीज में है ना बहुत मुश्किल हो जाती है। H2SO4 जब बनता है तो रिएक्शन हाईली एक्सप्लोसिव होती है, तो इतनी ज्यादा हीट निकलती है कि सल्फ्यूरिक एसिड बॉयल होने लगता है और उसको कंडेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए रिएक्शन को इंडस्ट्री लेवल पर प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के दौरान हम अवॉइड करते हैं। तो ध्यान रखना, जब भी सल्फ्यूरिक एसिड आगे जाके आएगा, पी ब्लॉक में आगे आएगा, तो तब आपको ये बताना पड़ेगा, एक याद रखिए बात बोलनी पड़ेगी कि सर आपने कहा था कि SO3 पानी के साथ सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, लेकिन हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने के कारण सल्फ्यूरिक एसिड फॉग लाइक है ना, यानी कि एकदम फॉग जैसा, धुंध जैसा आ जाता है, और उसको कंडेंस करना काफी मुश्किल होने के कारण हम उसको इंडस्ट्रियल लेवल पर ये रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन में अवॉइड करते हैं। इसकी जगह क्या करवाते हैं ये मैं वही सिखाऊंगा, क्या नहीं करवाते ये मैंने अभी पहले बता दिया है। फिर आती है बात आपके सल्फ्यूरस एसिड की। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि सल्फर के कुछ ऑक्सी एसिड्स प्योर एंड आइसोलेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। उन्होंने बताया नहीं है कि कौन कौन से नहीं करते, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सर ने बताया था क्लास में कि वो सल्फ्यूरस एसिड है ना प्योर और आइसोलेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। इनऑर्गेनिक में कुछ बातें होती हैं जो कि प्रैक्टिकली ऑब्जर्व होती हैं, और ये भी उनमें से ही एक है कि सल्फ्यूरस एसिड प्रैक्टिकली ऑब्जर्व फैक्ट है कि प्योर और आइसोलेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। सल्फ्यूरिक करता है, मतलब ज्यादा आसानी से डिकम्पोज हो जाता होगा, ये रूम टेम्परेचर पर ही इतना डिकम्पोज रहता होगा कि एग्जिस्ट नहीं कर पाता होगा। हालांकि मैंने देखा है किताबों में लिखा हुआ कि एक्वस सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करता है, बट एक्वस सॉल्यूशन इज नॉट प्योर और आइसोलेटेड। एक्वस फॉर्म तो एक सॉल्यूशन हो गया, मतलब दो चीजों का मिक्सचर हो गया एक तरह से। हमें प्योर कंपाउंड अगर H2SO3 चाहिए नहीं मिलेगा, सॉल्ट में चाहिए मिलेगा, एक्वस में चाहिए मिलेगा, प्योर नहीं मिलेगा। कौन नहीं मिलेगा? सल्फ्यूरस नहीं मिलेगा, सल्फ्यूरिक मिलेगा। प्योर एंड आइसोलेटेड सल्फ्यूरस एसिड डज नॉट एग्जिस्ट, ये वाली बात ध्यान रखना कि तो ये SO2 ये कहलाता है, SO2 ये इसका ऑक्सी एसिड कहलाता है, ये SO3 और ये H2SO4 इसका ऑक्सी एसिड कहलाता है। तो बताओ SO2 और SO3 में से किसका ऑक्सी एसिड
प्योर फॉर्म में आइसोलेट नहीं हो पाता, तो आंसर है SO2 का ऑक्सी एसिड प्योर फॉर्म में आइसोलेट नहीं हो पाता। फिर मैंने लिखा है H2SO4 इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एंड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। बेटा मैंने लिख तो दिया, लेकिन आप ध्यान रखना कि यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एंड डिहाइड्रेटिंग एजेंट, शर्त यह है कि ये होना चाहिए कॉन्सेंट्रेटेड। अगर ये कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, मैंने जानबूझ के सी नहीं लगाया था पहले, ताकि मैं आपको बता सकूं कि इस पॉइंट पे एम्फेसिस करना है। क्योंकि क्या होता है, एक बार जब लिखा हुआ होता है तो बच्चों का दिमाग में ऐसा लेता है कि चलो लिखा हुआ है, उस पर एम्फेसिस नहीं करते, इसलिए मैंने जानबूझ के वहां सी नहीं लिखा था, जो मैंने अब लिख दिया है। तो क्या ध्यान रखोगे कि अगर सल्फ्यूरिक एसिड को एज अ डिहाइड्रेटिंग या एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्क करना है तो इट नीड टू बी प्रॉपर्ली कॉन्सेंट्रेटेड। अगर कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है तो समझ लेना वो डिहाइड्रेटिंग भी नहीं है और ऑक्सीडाइजिंग भी नहीं है। इसका मतलब उसकी ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा नहीं जितनी नाइट्रिक एसिड की है। नाइट्रिक एसिड के लिए मैं आगे पढ़ाऊंगा पी ब्लॉक के अंदर कि वो डाइल्यूट जब होता है तो भी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इस डिस्कशन से आपको शायद ये पता चल रहा होगा कि सर बोल रहे हैं कि नाइट्रिक एसिड अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यस, बहुत जबरदस्त ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो मेरी बात को ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि ये वाली बात भी हम प्रैक्टिकल से सीखते हैं, उसके क्या बोलते हैं पोटेंशियल से सीखते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब आएगी तो थोड़ा आपको पोटेंशियल का अंदाजा लगेगा, वहां पर आपको अनुमान होने लगेगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। तो अभी से आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा एक लाइन कि सर ने बताया है कि ऑक्सी एसिड्स की दुनिया में नाइट्रिक एसिड की ऑक्सीडाइजिंग पावर जबरदस्त है। इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कंपेयर टू सल्फ्यूरिक एसिड, एंड सल्फ्यूरिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन फॉस्फोरिक एसिड। ये तीन एसिड्स के बारे में जनरली काफी किताबों में पूछा हुआ है, इसलिए मैं चला के बता रहा हूं कि ऑक्सीडाइजिंग पावर में सबसे पहले नाइट्रिक एसिड, उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड, उसके बाद फॉस्फोरिक एसिड। तो ये ध्यान रख लीजिएगा, ये ऑर्डर काफी इंपॉर्टेंट है। चलो अब अपन आते हैं कि ये रिएक्शंस के अंदर, हालांकि रिएक्शन पार्ट बेटा अभी हमारा काम नहीं, अभी हमारा काम क्या है, स्ट्रक्चरल पार्ट है। अभी मैं आपको बस इतना बताना चाह रहा हूँ सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या है, सल्फ्यूरिक का क्या है, उसमें क्या बोलता है हाइब्रिडेशन क्या है, उसमें हाइब्रिडेशन क्या है, उसमें डी पाई कितने, ऐसे ऐसे क्वेश्चन में करवाना चाह रहा हूँ। ये सारे के सारे पेंडिंग है अपना, जब पी ब्लॉक का रिएक्शन पार्ट आएगा वहां पर। फिर भी कुछ लोगों को थोड़ी ऐसी रहती है, जिज्ञासा रहती है जानने की कि नहीं सर बताओ, यहाँ पर आपने लिख तो दिया ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, मजा नहीं आया, है ना। तो वही है कि अभी पूरे मजे नहीं लेने, क्योंकि अभी जो है अपने को सब्जेक्ट की तरह देखना है कि अपन अभी पहले स्ट्रक्चरल पार्ट कर रहे हैं, बाद में रिएक्शन पार्ट। फिर भी कुछ लोगों को अगर कुछ है तो मैं बता रहा हूँ, हालांकि रिएक्शन सारी नहीं है, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी से देखोगे, कंपेयर करोगे तो ये रिएक्शंस बहुत कम है। एनसीईआरटी में काफी सारी रिएक्शन दे रखी हैं, तो ये तो मैं बस आपके दिमाग में बिठाना चाहता हूँ कि ऑक्सीडाइजिंग के एग्जांपल्स कैसे होते हैं। ये दो मेटल्स हैं, मेटल्स का ऑक्सीडेशन आसान होता है, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड इनको ऑक्सीडाइज करके जिंक सल्फेट बना देता है, और इसका बनाया था कॉपर सल्फेट। जिंक सल्फेट का क्या बनाता होगा, प्रेसिपिटेट या सॉल्यूशन, तो आंसर है सॉल्यूशन। जिंक सल्फेट जनरली पानी में घुल जाते हैं तो सॉल्यूशन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन बन जाता है, इधर से कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बन जाता है। जिंक सल्फेट कॉपर सल्फेट दोनों ही पानी में सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं, तो ये कॉपर का कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनाएगा। कॉपर जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करेगा तो हो सकता है एग्जाम में लिखा हुआ आ जाए कि क्या बनेगा, ब्लू पीपीटी, व्हाइट पीपीटी, ऐसा वैसा, तो आपको लगेगा कि इतने पीपीटी का ऑप्शन दिया है तो पीपीटी लगता भी है, 4 में से 3 ऑप्शन अगर पीपीटी हो गए तो आपके दिमाग में पीपीटी चला जाएगा, तो आपको लगेगा कुछ ना कुछ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ना तो ये प्रेसिपिटेट है ना ये प्रेसिपिटेट है, बिकॉज बोथ आर वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस। जिंक सल्फेट इज वाटर सॉल्युबल एंड सो इज कॉपर सल्फेट, राइट। इन दोनों में जब रिएक्शन होगी तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडाइज, तो इसको होना पड़ेगा रिड्यूस, तो ये रिड्यूस होकर बनेगा SO2 गैस। ध्यान रखना, जिंक और कॉपर तो हो रहे ऑक्सीडाइज और सल्फ्यूरिक एसिड हो रहा रिड्यूस, और रिड्यूस होकर वे SO2 बनाता है। SO2 अगर याद नहीं भी रहे तो चलेगा, लेकिन कई बार गैस पूछ लेते हैं कि बताओ इस रिएक्शन में कौन सी गैस रिलीज होगी, तो हमको लगता है कि पता नहीं कौन सी गैस रिलीज होगी। यहाँ पर ये जिंक की तो ये गैस बनती नहीं, शायद हाइड्रोजन निकल जाए, शायद ये ऑक्सीजन निकल जाए, तो जब मालूम नहीं होता है तो शायद में खूब सारी पूरा बॉक्स बढ़ जाता है शायद से, तो इसलिए वो शायद वाली पार्ट को छोड़ना है। आंसर देना है कि H2SO4 जब रिड्यूस होगा, इलेक्ट्रॉन खाएगा तो सल्फर की स्टेट +6 से +4 में चली जाएगी और SO2 बन जाएगा। तो इन दोनों रिएक्शंस का जो बाई प्रोडक्ट है बेटा वो SO2 है। फास्फोरस को H3PO4 में ऑक्सीडेशन कर दिया जाता है। अभी किसी के दिमाग में ये चल रहा हो कि क्यों, तो अभी मेरे पास उसका जवाब नहीं है, अभी तो मेरे पास सिर्फ एक जवाब है जो बताया जा रहा है, अभी ध्यान रख लो, है ना, क्योंकि अभी जो बताया जा रहा है दैट इज जस्ट अ हाईलाइट ऑफ व्हाट वी हैव टू सी इन द रिएक्शन सेक्शन। अभी मैं रिएक्शन सेक्शन नहीं करवा रहा हूं, अभी मैं बस बता रहा हूं कि सल्फ्यूरिक एसिड की कितनी, है ना, क्या प्रॉपर्टी है, ऑक्सीडेशन किसको किस में कर सकता है। वैसे तो ये मेटल्स को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है, नॉन मेटल है, ये फास्फोरस नॉन मेटल है, उसको भी ऑक्सीडाइज कर रहा है। ब्रोमाइड आयोडेट आयंस हैं, इनको भी ऑक्सीडाइज कर रहा है। अगर आप बोलोगे सब ब्रोमाइड आयोडेट तो आपने लिख दिए, फ्लोराइड क्लोराइड लिखना भूल गए हो,
तो मैं भूला नहीं हूं, मैं इसलिए नहीं लिखा हूं क्योंकि फ्लोराइड और क्लोराइड इतने स्टेबल आयंस हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड को अपना इलेक्ट्रॉन देते ही नहीं है, यानी सल्फ्यूरिक एसिड उनसे इलेक्ट्रॉन छीन नहीं पाता, यानी इनको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता। सल्फ्यूरिक एसिड ने इससे इलेक्ट्रॉन छीन के इसको जिंक आयन बना दिया, इसको छीन के कॉपर आयन बना दिया, इससे छीन के इसको +5 में कन्वर्ट कर दिया, इसको छीन के इसको Br2 बना देगा, और इसको छीनकर इससे इलेक्ट्रॉन छीनकर इसको I2 बना देगा। Br2 ब्राउन कलर की वेपर्स इनिशियली मिलेंगे और ये आयोडीन की वॉयलेट वेपर्स मिलेंगी। इसको मैं वॉयलेट लिख देता हूं, चलो वॉयलेट वेपर्स, राइट। तो क्या ध्यान रखोगे अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि इज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरीन पॉसिबल फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ NaCl बाय कॉन्संट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड? ध्यान से क्वेश्चन सुन लिया बेटा, नहीं तो पूरा इसको पीछे बैक करके वापस सुन लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब है कि नहीं, हम इस रिएक्शन के लिए कॉन्संट्रेटेड H2SO4 काम में नहीं ले सकते, क्योंकि कॉन्संट्रेटेड H2SO4 F- और Cl- को F2 और Cl2 में ऑक्सीडाइज करने की क्षमता नहीं रखता है। अगर आप बोलेंगे सर ये क्षमता नहीं रखता है तब तो ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, तो बेटा मैं इसको वीक और स्ट्रॉन्ग नहीं बोलूंगा, मैं इसको बोलूंगा मॉडरेट, है ना। मॉडरेट ना तो ज्यादा वीक है और ना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मीडियम है। एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो यहाँ पर ये जो रिएक्शंस हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड की ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर को प्रूव कर रही हैं। ये है अल्कोहल। ऑर्गेनिक में आपको पढ़ाया जाता है कि अल्कोहल को डिहाइड्रेट करने के लिए कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड काम में लेते हैं। कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड ने लिया तो ये यहाँ से पानी को निकाल देगा, पानी के निकलते ही बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी इसका हो गया डिहाइड्रेशन। बताओ अगर डिहाइड्रेशन हुआ तो अल्कोहल्स के लिए कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड कौन सा रिएजेंट है? तो आंसर है डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट है। मेरी बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसका मतलब ये कि सल्फ्यूरिक एसिड इज अ वेरी गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट, इट्स अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, but then the condition is that it should be concentrated or dilute. The answer is concentrated. Is it all right? चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या है। अच्छा क्वेश्चन आ गया बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया। अमोनिया कैन बी ड्राइड बाय, अमोनिया को ड्राई करना है। ड्राई करने का मतलब क्या? सुखाना है। सुखाने का मतलब क्या? पानी उड़ाना है उसमें से। तो मैं जानता हूँ कुछ लोगों का आंसर होगा नहीं इसमें पानी उड़ाना नहीं, ऐसे सुखाना है, जो भी उसको नहीं। तो केमिस्ट्री में सुखाने का मतलब, ड्राई करने का मतलब पानी उड़ाना ही होता है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, एग्जाम में जब आता है तो हमारे दिमाग में 10 नई बातें चलने लगती हैं, खासतौर पे जब पढ़ा हुआ नहीं होता है या आधा अधूरा पढ़ा हुआ होता है या सही अप्रोच से पढ़ा हुआ नहीं होता है, ठीक है ना। तो कुछ भी हो सकता है, दिमाग में कुछ भी होता है। तो इसलिए ड्राइड का सिंपल मीनिंग रखना है कि पानी को हटाना। पानी को हटाना मतलब डिहाइड्रेट करना। तो अमोनिया को डिहाइड्रेट करना है, मतलब डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह इनमें से कौन काम आ सकता है? क्या सल्फ्यूरिक एसिड है? यस। क्या डाइल्यूट है? डाइल्यूट के लिए मैंने मना किया था, सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट नहीं ले सकते, तो ये तो बिल्कुल गलत है। ये कॉन्सनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड अच्छा है कि नहीं है? ये अच्छा है लेकिन यहाँ बिल्कुल बेकार है, ये काम में नहीं ले सकते, क्योंकि मैंने कुछ दिनों पहले कहा था एसिड को बेस पसंद है, और ये है बेस और ये है एसिड, और एसिड और बेस की रिएक्शन से बन जाएगा सॉल्ट। तो बताओ सल्फ्यूरिक एसिड अगर कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में अमोनिया को ड्राई करने के लिए जाएगा, आपको यूं दिमाग में सोचो कि हम लैब में हैं और लैब में हमारे पास अमोनिया है, अमोनिया में पानी है, और हमने कहा कि अमोनिया को पानी से अलग करने के लिए हमने दिमाग में, है ना, सोचा कि क्या काम में लें, और किताब में पढ़ा था सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। हमने कहा चलो बहुत बढ़िया है, सल्फ्यूरिक एसिड हमने डाल दिया कि सल्फ्यूरिक एसिड को बोला कि जा इसमें से पानी को निकाल के आ, और उसको ये भी बोला कि जब तू पानी को निकाल रहा हो अमोनिया की तरफ आंख उठा के मत देखना, लेकिन सबसे पहले वो अमोनिया को देखेगा क्योंकि एसिड को बेस पसंद है। तो इसका मतलब ये हो गया कि सल्फ्यूरिक एसिड पहले अमोनिया के साथ रिएक्शन कर लेगा। तो जहां पर अपन सोच रहे थे कि सल्फ्यूरिक एसिड अमोनिया और पानी को अलग कर देगा, वो तो सल्फ्यूरिक एसिड को तो अमोनिया और पानी दोनों को अट्रैक्ट करता है, तो इसलिए अब दो की जगह तीन एक साथ हो जाएंगे और अपने को उनको सेपरेट करना और मुश्किल हो जाएगा। दैट्स व्हाई द कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड मस्ट नॉट बी यूज्ड टू ड्राई एनी बेस, नॉट जस्ट अमोनिया। किसी भी बेस को सॉरी किसी भी बेस को डिहाइड्रेट करने के लिए कॉन्संट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड लेना गलत है। याद रख लोगे, कॉन्संट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड मस्ट नॉट बी यूज्ड टू ड्राई एनी बेस, एंड दैट्स व्हाई दिस अगेन इज रॉन्ग। HClO4 तो ये भी एसिड है और ये बेस है। वैसे तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट नहीं होता है, लेकिन मान लो होता हो तो भी तो ये बेस और ये एसिड है, वही एसिड बेस पसंद वाली रिएक्शन हो जाएगी, तो इसलिए ये भी नहीं लेंगे। तो आंसर अपना है कैल्शियम ऑक्साइड। अगर आप बोलोगे सर कैल्शियम ऑक्साइड हमें याद करना है कि, तो ऑफ कोर्स यस याद करना है, और इसको यूं वैसे एलिमिनेशन से तो अपने को मिल ही जा रहा है ना। अगर अपन 3 एलिमिनेट कर दें चौथा अपने आप ही हो गया, लेकिन अब मैंने जानबूझ के इसको इसलिए करवाया ताकि आपको ये क्लास में करवाया हुआ हो तो ध्यान रहे कि अमोनिया को ड्राई करने के लिए बहुत अच्छा रिएजेंट है कैल्शियम ऑक्साइड।
कैल्शियम ऑक्साइड क्या बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल कंपाउंड है। एल्कलाइन अर्थ मेटल कंपाउंड के अंदर कैटायन एनायन का चार्ज -2 +2 काफी चार्ज काफी ज्यादा है, तो ये पानी को अच्छा अट्रैक्ट करेंगे। पानी को अट्रैक्ट करेंगे इसका मतलब ये भी हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस है, पानी को अट्रैक्ट करेगा तो ये हर भी डिहाइड्रेट करेगा, अमोनिया को ड्राई करेगा, तो ड्राइंग एजेंट के फॉर्म में CaO को काम में ले सकते हैं, खास तौर पे अमोनिया को ड्राई करने के लिए। कैल्शियम ऑक्साइड एक बेस है और बेस को बेस पसंद नहीं होता है, तो ये अमोनिया को तो लाइक करेगा नहीं, अमोनिया को बिल्कुल इन्वाइट नहीं करेगा, ये पानी को इन्वाइट करेगा और पानी को उड़ा देगा। हाँ, लास्ट में मैंने एक जस्ट एक सिंपल सी बात लिखी है, वैसे तो ये आपको आ गई होगी, अभी तक मैंने इतने ऑक्सी एसिड पढ़ा दिए तो ये आनी चाहिए, फिर भी नहीं आई है। तो देखो इसकी स्टेट हाई है, इसकी स्टेट लो है, जिसकी स्टेट हाई उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा, जिसकी स्टेट हाई उसकी एसिडिक पावर भी ज्यादा। तो बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड एसिडिक बिहेवियर आर स्ट्रॉन्गर फॉर सल्फ्यूरिक एसिड एज कंपेयर टू सल्फ्यूरस एसिड। तो हो सकता है सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरस में कोई कंपैरिजन आ जाए, तो ये देख के सॉल्व कर लीजिएगा। चलो, ऑक्सी एसिड्स में अभी तक अपन ने क्या किया बेटा, अभी तक अपन ने ऑक्सी एसिड्स किए, एक फास्फोरस का ऑक्सी एसिड, मतलब फास्फोरस के ऑक्सी एसिड तो खूब सारे कर लिए, लेकिन उनमें फास्फोरस एक था। H3PO2 में कितने पी थे? एक। H3PO3 में कितने थे? तो एक। H3PO4 में कितने थे? तो एक। सब में एक एक। सल्फर में भी H2SO4 में एक सल्फर, H2SO3 में भी एक सल्फर। क्लोरीन के ऑक्सी एसिड भी ये 4, HOCl, HCl2, HCl3, HCl4 सब में एक एक क्लोरीन था। लेकिन अब वो ऑक्सी एसिड्स करेंगे जो एक से ज्यादा है, लेकिन एक से ज्यादा होने पर उनके नए नए नाम आएंगे और नाम साथ में सीखने जरूरी है, क्योंकि नहीं तो बहुत कम्बरसम हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए नाम साथ साथ में सीख लो। जैसे कि सबसे पहले मैं बता रहा हूं मेटा प्रीफिक्स की, मेटा प्रीफिक्स के तौर पे एसिड्स में कब लगता है तो मैंने यहाँ पे बता दिया, एक एसिड, एक एसिड, एक एसिड की दो एग्जांपल है बेटा, ये भी एक एसिड है और ये भी एक एसिड है। तो मैंने एक एसिड ले लिया, एक एसिड लिया, एक मतलब एक मोल, एक मोल एक एसिड में से एक मोल पानी, यहां मैंने लिखा एक मोल पानी, ये भी एक मोल पानी निकाला मैंने। एक मोल एक एसिड में से एक मोल पानी निकाल देने पर जो बनता है वो कहलाता है मेटा। फॉर एग्जांपल ये है फॉस्फोरिक, तो फॉस्फोरिक में से एक पानी निकालोगे तो जो भी बनेगा वो कहलाएगा मेटाफॉस्फोरिक। ये बोरिक, तो ये बनेगा मेटाबोरिक। तो इसका मतलब हो गया हमारे कोर्स में जो भी मेटा कंपाउंड से बेटा, वो मेटा ये दो सफिशिएंट है। वैसे हमारे कोर्स में ये नहीं है कि मेटा कैसे आया, ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्टली अगर आप याद कर सकते हो तो कर लो। आज के बाद अगर मैं आपसे पूछूं मेटा फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है, मैं आपसे कभी नहीं पूछूंगा कि वो तो मेटा फॉस्फोरिक एसिड के लिए मैंने क्या बोला था, कितने में से कितने पानी निकलेंगे, कभी नहीं पूछूंगा मैं, क्योंकि मेरा एम ये नहीं है कि आपको बिना बात परेशान करूं कि ये पूरे याद करके आओ। नो, मेरा एम सर्टेनली ये है, जो हमारे काम की चीज है वो है हमें मेटा नाम मालूम होना चाहिए, याद होना चाहिए मेटा कंपाउंड क्या है। कोई भी कंपटीशन में, चाहे अभी तो वैसे एम्स बंद हो गया, एम्स होता तो भी कोई नहीं पूछता ये, ठीक है ना। तो अभी तो बस आपको इतना जान रखना कि मेटा फॉस्फोरिक एसिड इज HPO3, मेटा बोरिक एसिड इज HBO2। अगर ये मैं बता इसलिए रहा हूं तब क्योंकि वो रिट्राइव करने में, सपोज कभी भूल जाओ तो रिट्राइव करने में हमारे लिए आसान होता है कि ये कैसे बताया था सर ने। तो एक फटाफट एक एसिड लिखा, एक पानी का मॉलिक्यूल निकाला, फटाफट बना दिया, ये हमारे को आ जाता है। तो इसलिए मैंने ये जानबूझकर लिख दिया है। मेटाफॉस्फोरिक एसिड के लिए एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि इट एग्जिस्ट एज लीनियर या साइक्लिक पॉलीमर, यानी लीनियर पॉलीमर की तरह भी एग्जिस्ट करता है, साइक्लिक पॉलीमर की तरह भी। अगर आप बोलोगे सर लीनियर पॉलीमर साइक्लिक पॉलीमर लिख तो दिया, आप बता क्यों नहीं, डायग्राम क्यों नहीं ड्रॉ कर रहे हो? मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगा, लेकिन बाद में ड्रॉ करूंगा जब इसका समय आएगा, और जब समय आएगा तो बताऊंगा कि देखो मैंने वहां पर डायग्राम नहीं ड्रॉ किया था, वो इसलिए नहीं किया था क्योंकि वो टाइम उसका अब है। अभी तो बस मैं आपको इतना याद दिलवा देना चाह रहा हूं कि अगर क्या बोलते हैं फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड्स के बारे में कभी चर्चा हो तो आपको ये ध्यान रहे कि सर ने बताया था मेटाफॉस्फोरिक एसिड कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसे ही सिर्फ अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है, वो पॉलीमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। हाँ, पॉलीमर लीनियर भी हो सकते हैं, लीनियर ऐसे भी हो सकते हैं, या साइक्लिक भी हो सकते हैं। इट कैन एग्जिस्ट एज ईदर लीनियर और साइक्लिक पॉलीमर एंड द स्ट्रक्चर ड्राइंग फॉर बोथ द टाइप ऑफ पॉलीमर इज स्टिल ड्यू। वो मैं बताऊंगा, मैं याद रख के बताऊंगा कि देखो इसका स्ट्रक्चर करवाए हैं। चलो फिलहाल अपन आते हैं इसके सेकंड पॉइंट पर, और वो है मेटाफॉस्फोरिक एसिड के बारे में, मेटाबोरिक एसिड HBO2। मेटाबोरिक एसिड इज HBO2 कैसे निकला, इसमें से ये घटाया तो ये आ गया होगा। अगर आपको लगता है कि सर ये याद करना है, डायरेक्टली याद करना है, नहीं याद करना, तो मैंने इसलिए तो कहा है कि अगर आपको याद नहीं करना है, समझना है तो वैसे कर लो। अगर आपको ये लगता है कि यार लंबे समय तक आपको ये याद रहेगा कि मेटा कैसे निकाला था, तो वैसे कर लो। और मेरा सबमिशन तो ये है, मेरी एडवाइस आपसे ये है, डायरेक्टली याद रखो।
अगर 15-20 कंपाउंड होते ऐसे तो मैं आपको ऐसे ये क्या बोलते समझने के लिए बोलता, 2 ही कंपाउंड है मेटा के तो याद कर सकते हो ना, मेटा फॉस्फोरिक, मेटा सल्फ्यूरिक, सॉरी मेटाबोरिक, मेटा फॉस्फोरिक क्या HPO3, मेटाबोरिक क्या HbO2, राइट। चलो पायरो, पायरो इज formed by the elimination of one water molecule from 2 moles of acids। 2 moles of कौन से एसिड्स? ऑक्सी एसिड्स। ऑक्सी एसिड्स कौन से? अस या एक। तो मैंने नहीं लिखा, इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो अस से भी बन सकता है, एक से भी बन सकता है। यहां देखो मैंने लिखा है एक, या मैंने लिखा है एक, लेकिन यहां मैंने कुछ नहीं लिखा बिकॉज मेरी इंटेंशन ये है कि आपको ये समझ में आ जाए कि पायरो अस के भी बनते हैं, एक के भी बनते हैं। यहाँ पे जो भी लिखोगे, अगर वो 2 मोल है और पानी आपने 1 मोल निकाला, पहले 1 में से 1 निकला था, 1 में से 1 गया तो मेटा, 2 में से 1 गया तो पायरो। अगर 2 में से 1 गया तो ये रहा पायरो। बताओ इसका फॉर्मूला क्या आ रहा है? H2SO4। 2 गुणा करोगे तो H4H2O8 और H4H2O8 में से पानी निकाल दोगे तो गणित करके देखना, H में से इतने, 4 में से 2 गए और उसमें से इतने गए, उसमें से इतने गए, कितने में से कितने गए तो निकल जाएगा H2H2O7। H2H2O7 का कॉमन नेम होता है ओलियम। ओलियम सुना है आपने? तो ये ओलियम, ये है ओलियम, ये इसका कॉमन नेम है। और अगर आप बोलोगे कॉमन नेम तो सर हमको आता है, हम तो आपको अभी जो आप करवा रहे हो वो बता दो। तो ये है पायरो, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसका पायरो से बना हुआ हो गया पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पायरो सल्फ्यूरिक एसिड? द आंसर इज H2H2O7। हाउ विल यू ड्रॉ H2H2O7? तो पहले H2SO4 बनाओ, H2SO4 बनाओ, दोनों में से पानी का मॉलिक्यूल निकाल के जो भी स्ट्रक्चर बन रहा हो बना दो। अगर आप बोलते हो सर ये तो बहुत लेंदी पड़ेगा, तो लेंदी पड़ेगा, मेरे पास इसकी एक ट्रिक है। तो अब ट्रिक कैसे करते हैं वो बताऊंगा। क्या आपको यहां तक समझ में आ गया बेटा? तो क्या ध्यान रखोगे कि पायरो सल्फ्यूरिक एसिड में पायरो वाला जो नॉमेनक्लेचर है उसका मतलब है 2 ऑक्सी एसिड माइनस 1 पानी। 2 ऑक्सी एसिड माइनस 1 पानी से जो भी बना वो बना पायरो। अब मैं बताऊंगा बहुत जबरदस्त चीज, और वो है स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करें इनके इसमें। और अभी तक जो मैंने ऑक्सी एसिड करा उनमें क्या अंतर है बेटा? मैंने बता दिया पहले से ही। अभी तक जो मैंने ऑक्सी एसिड कराए थे उनमें 1 सल्फर, 1 फास्फोरस, 1 क्लोरीन, यानी सेंट्रल 1 था। अब 2-2 है, 2-2 है, तो 2-2 है तो उनको स्ट्रक्चर कैसे बनाए? जब भी 2 सेंटर होते हैं, है ना, किसी ऑक्सी कंपाउंड में, सुन लेना ध्यान से, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं। जब किसी ऑक्सी कंपाउंड में 2 सेंटर एटम हो, जैसे कि 2 सल्फर, 2 फास्फोरस, 2 क्लोरीन, 2 मैंगनीज, 2 क्रोमियम वगैरह वगैरह, तो उनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स, कुछ ट्रिक्स अपन को यूज करनी चाहिए। और वो ट्रिक ये रही आपके सामने। दिस इज अ ट्रिक। ट्रिक है H2O5 अगर है, इफ इट इज H2O5 मतलब कुछ भी कंपाउंड हो उसमें बस सेंटर जो एटम है सल्फर 2 आ रहे हैं और O5 है, सल्फर 2 O5 या फास्फोरस 2 O5, तो इसका मतलब इसमें सल्फर और सल्फर होगा। सल्फर सल्फर बॉन्ड नहीं, SOS बॉन्ड होगा। अगर ये फास्फोरस है तो POP बॉन्ड होगा, अगर क्लोरीन है तो ClO बॉन्ड होगा, जस्ट लाइक दैट। यदि किसी ऑक्सी कंपाउंड में X2O6 टाइप स्ट्रक्चर है तो XX बॉन्ड है, 7 है तो XOX और 8 है तो XOOX। अगर आप बोलोगे सर ये तो 8 में से 2 ही बना है, बाकी कहां गए? तो बाकी आप साइड में अरेंज करो। मुझको तो स्टार्टिंग में सीड चाहिए था, बीज चाहिए था कि मैं पौधा कहां पर उगाऊं। वो बीज मेरे को ये मिल गया, ये मिलने के बाद में पूरा स्ट्रक्चर आ जाएगा आपको। आई एम 100% श्योर यू विल ड्रॉ द स्ट्रक्चर। अगर आप बोलो कैसे, तो मैं बताऊंगा कैसे। ये रहा पायरोफॉस्फोरिक एसिड। पायरोफॉस्फोरिक एसिड, चलो इसके पहले अपन बनाते हैं। ये रहा पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं बनाया हुआ है, तो चलो ठीक है, ये तो आपने पढ़ लिया, तो मैं इसको उड़ा रहा हूं। हाँ, अब इसको उड़ा के अब मैं क्या बनाऊंगा? H2H2O7 का स्ट्रक्चर बनाना है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। बताओ अभी मैंने पीछे वाली स्लाइड में, चलो वापस देख लो एक बार। इस वाली स्लाइड में क्या बताया था? जब 7 होता है तो कौन सा बॉन्ड होता है? XOX। XOX होता है, ध्यान रखना इसको। ये चलो हाँ, अब बताओ इसमें कौन सा बॉन्ड होगा? सल्फर सल्फर, सल्फर O सल्फर, सल्फर OO सल्फर, या कुछ और? तो आंसर है सल्फर O सल्फर। तो सल्फर O सल्फर बना दिया है। अब बताओ कितने O बच गए? तो 7 में से 1 गया तो 6 बच गए। मतलब 6 को दोनों जगह सिमेट्रिकली अरेंज करेंगे तो कितने कितने लगाएंगे? तो किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। 6 को 2 भाग में डिवाइड करते हैं, तो बच्चों से ही पूछोगे तो बोलेंगे 3-3 भाग में डिवाइड कर दो। तो सही है ना बेटा? हाँ, तो 3-3 में डिवाइड कर दिया। H कितने हैं? 2 H को 2 जगह डिवाइड करना है तो कितने कितने करें? 1 इधर और 1 उधर। तो ये वाला ऑक्सीजन सिंगल बनाएगा, ये सिंगल डबल, तो डबल डबल डबल। सल्फर इतने सारे बॉन्ड बना रहा है, कितने बना रहा है? 6। क्या सल्फर 6 बना सकता है? तो आंसर यस बना सकता है, क्योंकि 6 बॉन्ड बनाने के लिए 6 ऑर्बिटल उसके पास पड़े हैं, क्योंकि उसके पास d ऑर्बिटल है, क्योंकि वो 3rd पीरियड का है। ये स्ट्रक्चर आ गया आपके H2H2O7 का, दैट इज कॉल्ड ओलियम या पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। वापस देख लेना अच्छी तरह, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको वापस अपन देखते हैं, आगे चल के देखते हैं। अब इस वाले के अंदर है पायरोफॉस्फोरिक एसिड।
पायरोफॉस्फोरिक एसिड मतलब किसका पायरोफॉस्फोरिक का। फॉस्फोरिक क्या होता है, H3PO4। मैं जानता हूं अभी भी कुछ लोग जो देख रहे हैं और अच्छे से नहीं पढ़े, जो अभी तक मैंने जो कराया उसको अच्छे से नहीं पढ़े हैं, तो उनको अभी तक ये याद नहीं हुआ है कि फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है। मैं जानता हूं, और मैं इस तरह से इसलिए बोल रहा हूं कि हर साल मैं देखता हूं बच्चों को, तो मालूम है कि वो किस समय पर किस तरह से रहते हैं। तो अगर वो अलर्ट अच्छी तरह नहीं है आप, तो आपको अभी तक फॉस्फोरस, हाइपोफॉस्फोरस, फॉस्फोरिक सब एक ही जैसे दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन आपको अगर पढ़ा हुआ है, ढंग से पढ़ रहे हो आप, है ना, मन लगा के पढ़ रहे हो और उसको ये ऐसा सोच के पढ़ रहे हो कि हम क्लास में ही हैं, है ना, तो फिर आपको ये समस्या नहीं आएगी, वापस रिकॉल जल्दी से हो जाएगा। कुछ लोग इस लग्जरी में पढ़ रहे हैं कि चलो ठीक है ना, वीडियो देख रहे हैं तो वापस स्क्रॉल कर लेंगे। मैं पहले वाले वीडियो में भी मैं कहता रहा हूं, अभी कह रहा हूं, इट्स अ वेरी बैड हैबिट टू सी वन लेक्चर अगेन एंड अगेन। आपके पास ये लग्जरी जरूर है, बट डोंट मिस यूज दैट, बिकॉज इट विल क्रिएट अ लाइफ टाइम हैंडीकैप्डनेस इन यू, है ना। आप हमेशा लाइफ टाइम के लिए ऐसा हो जाओगे कि नहीं, आपको तो बस ये होगा कि हमें तो बस 2-3 बार बताया तो ही समझ में आता है। ऐसा मत करना, है ना। तो कोशिश करो कि एक बार में इतना अलर्ट रहो कि क्लास में ऐसा आप होते हो कि भी एक बार सर ने बोला उसके बाद नहीं, क्योंकि इसके बाद आप क्या वो सिलेक्शन हुआ, मेडिकल कॉलेज में गए, तो वहां पे कोई आपको ऐसा नहीं है कि आपको 10-10 बार बताएंगे, है ना। वो एक बार भी मुश्किल से बता दें, वो बहुत बड़ी बात है। फिर पूछोगे उनसे, उसके बाद वो बताएंगे। इसलिए पहले से ही अपने को ट्यून करो ना उस हिसाब से कि हम प्रोफेशनल स्टडीज में जाने चाह रहे हैं और हम इस तरह से कैसे बिहेव करें कि हमें कोई 10 बार बताए, ठीक है ना। तो ठीक है, अब ये आपके पास है, प्रोविजन है आपके पास, एक बार देख लो, 2 बार देख लो, समझ में नहीं आता है, कोई डिफिकल्ट टॉपिक है, इट्स फाइन, बट देन डोंट मेक इट योर हैबिट, है ना, अपनी आदत मत बनाओ इसको। एनीवेज वी कम ऑन टू दिस पॉइंट, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। तो मैं बस इतना चाहता हूं कि आपको जब ये वीडियो देख रहे हो तो फॉस्फोरिक एसिड आपको आना चाहिए, क्योंकि मैं बता चुका हूं पहले वाले लेक्चर्स के अंदर। फॉस्फोरिक एसिड ये रहा, इसके कितने मोल, तो 2 मोल में से कितने मोल पानी निकालने, तो 1 मोल निकालना, जो बनेगा वो बनेगा H4P2O7। अगर आप बोलोगे सर H4P2O7 कैसे बना, तो इसमें से H है 6, 2 गए तो 4, फॉस्फोरस है 2, 0 गए तो फॉस्फोरस 2, ऑक्सीजन 8 में से 1 गया 7, ये आंसर आ गया H4P2O7। अगर आप बोलोगे सर H4P2O7 का स्ट्रक्चर इनमें से किससे बनेगा, तो खुद देखो वहां P2O7 है, ये H2O7 से मैच कर रहा है, इसका मतलब ये उसका स्ट्रक्चर इस नियम से बनेगा, XOX के नियम से बनेगा। इसका मतलब उसका स्ट्रक्चर बनाते समय मैं स्टार्टिंग में लिख दूंगा POP, ये देखो मैं लिख रहा हूं POP, कितने O बच गए, तो 6 में से यहां बना दूंगा मैं 3, 1 2 3, जगह कम है, कोई बात नहीं, मैनेज कर रहे हैं, हाँ, तो जगह कम है तो मैनेज करना पड़ेगा। यहाँ पर इन एटम्स के अंदर कोई सोशल डिस्टेंसिंग तो होती नहीं है, तो लिख दो पास, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर H4P2O7 में O7 हो चुके हैं, H कितने हैं 4, अब H 4 है तो 4 में से 2 इधर बनाने, 2 उधर बनाने हैं, ये रहा इधर H, ये रहा इधर H, ये इधर H रहा और ये रहा इधर H, ये सिंगल, ये सिंगल, ये सिंगल सिंगल डबल, ये भी डबल, ये हो गया फिनिश इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बारे में कोई भी समस्या है इससे निकाल लेना। कुछ बार क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ H4P2O7 में फॉस्फोरस का हाइब्रिडेशन क्या है, तो H4P2O7 में कितने फॉस्फोरस हैं, 2, तो पहले तो पूरा स्ट्रक्चर बनाओ और स्ट्रक्चर बना के देखो कि इसके सिग्मा कितने, लोम पे कितने, जोड़ो और आंसर निकालो। डायरेक्टली फॉर्मूला बेस नहीं, पहले तो आपको बनाना पड़ेगा। चलो ये नोट, अच्छा मेरे को बताओ पायरो के अभी तक अपन ने कितने कंपाउंड किए, देखो पहले वाले आ गया, हाँ, तो इसमें ये वाले पायरो था और इस वाले के अंदर ये पायरो है। तो पायरो पहले था सल्फ्यूरिक एसिड का, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, इसका नाम ओलियम था, और ये पायरो फॉस्फोरिक एसिड, दोनों पायरो हैं, दोनों में XOX बॉन्ड है, पहले में SOS था, इसमें POP बॉन्ड है। तो इसका मतलब पायरो में क्या हमेशा ऐसे ही होगा, O बीच में आएगा, तो आंसर इज यस, पायरो में हमेशा O बीच में आएगा। लेकिन एक बहुत जबरदस्त एक्सेप्शन, और वो ये रहा नोट में पढ़ो, साथ साथ में पढ़ रहा हूं, पायरो कंपाउंड्स जनरली हैव XOX बॉन्ड, बट pyrosulfurous acid is an exception, pyrosulfurous acid exception है। क्या है pyrosulfurous, सल्फरस का पायरो, सल्फरस क्या होता है मालूम है, चलो मैं यहां बताता हूं आपको। ये सल्फरस H2SO3, ये सल्फरस है, 2 से गुणा किया और क्या निकाला, -H2O, एक पानी निकाला। बताओ पानी निकालने पे क्या बनेगा, H कितना आएंगे, H आएंगे 4 में से 2 गए 2, सल्फर 2 में से 0 गए 2, ऑक्सीजन 6 में से 1 गया 4, 6 में से 1 गया 5, क्या हो रहा है मेरे को आज, 6 में से 1 गया 5, चलो ठीक है अब सही है। H2H2O5 इज कॉल्ड, इसमें 2 में से 1 निकला तो पायरो कहलाएगा, तो इसका नाम है, यहां लिख रहा हूं मैं, पायरो
सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है ना। तो हो सकता है कुछ लोगों की शिकायत हो सर बहुत छोटा लिख रहे हो, तो छोटा लिख जरूर रहा हूं लेकिन बोल बढ़ा रहा हूं ना, तो उसको बोली, मेरी जो बोली है उसको ढंग से सुन लो, ठीक है ना। इसमें ऐसे कोई बात नहीं कि छोटा लिखा हुआ है, आराम से साफ साफ समझ आ जाना चाहिए। लेकिन तो ही मैंने बोल दिया पायरोसल्फ्यूरस एसिड, ये पायरोसल्फ्यूरस एसिड। अब बताओ पायरोसल्फ्यूरस एसिड जो है उसमें एसएस बॉन्ड होना चाहिए था या एसओएस, क्योंकि हमारे को मालूम है कि ये 5 है और ये 5 इससे रिजेंबल कर रहा है, ये इसको रिजेंबल कर रहा है। लेकिन जैसे कि मैंने नोट लिखवाया है तो नोट कह रहा है साफ साफ एक्सेप्शन है कि इसमें एस एस बॉन्ड है, एसओएस नहीं है। कृपया करके ये वाली बात अच्छे से याद कर लीजिएगा, बिकॉज आई एम वेरी श्योर कि एग्जाम में इस पे क्वेश्चन बन सकता है। इसमें एक्स और एक्स बॉन्ड नहीं है, तो क्या ध्यान रखोगे, एक्स बॉन्ड इज नॉट प्रेजेंट इन H2H2O5, क्योंकि इसके फॉर्मूले को देखकर पायरोसल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मूला क्या है, क्या निकाला अपने फॉर्मूला बेटा, मैं यहाँ फॉर्मूला भी लिख दे रहा हूँ, H2H2O5। इस फॉर्मूला को देखकर तो हमें लग रहा है कि इसमें SOS है, लेकिन इसमें वाकई में SOS नहीं है, SS है। अगर आप बोलोगे सर SS है तो कैसे बनेगा, तो वैसे तो आपको अपने आप बनाना है। इस वीडियो को यहीं पर ही पॉज करना और पॉज करने के बाद में खुद बनाना और फिर देखना कि मैंने जो बनाया वो आपका सेम है या डिफरेंट है, ताकि आपको स्किल्स डेवलप हो कि कैसे हम स्ट्रक्चर अपने आप बनाते हैं। नहीं तो वीडियो देख देख कर कभी नींद आने लगेगी, कभी कुछ होगा। तो अगर आपको वो अलर्ट रहना है तो इसके लिए खुद वर्क भी करो, पेन पेपर लेकर बैठो और जहां भी आपको लगता है तो वहां पर जो मैं बता रहा हूँ मेरा जो आंसर आने वाला है उसके पहले पॉज कर दो। और पॉज करने के बाद में क्लास में लग्जरी नहीं होती, क्लास में नहीं होता है ऐसा कि मैं कोई आंसर बता रहा हूँ और उठ के मेरा मुंह बंद कर दोगे, नहीं सर बोलना मतलब हम निकाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आराम से कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसलिए है ना, आप इसको अपने आप करने की कोशिश करना, मैं आपको बता दे रहा हूँ। यस, H2H2O5 में SS बॉन्ड है, तो SS बॉन्ड से स्टार्ट करो। O कितने हैं, 5 में से सिमेट्रिकली हम अरेंज नहीं कर पाएंगे क्योंकि 5 को 2 भागों में नहीं बांट सकते, 2.5 तो कैसे करोगे, इसलिए 3 2 कर दो, ये 3 और 2 कर दिया। H कितने लगाने बेटा, तो H है 2, तो एक H इधर लगा दो, एक H इधर लगा दो। ये क्या बनेगा, सिंगल डबल सिंगल, ये सिंगल, यहाँ पे डबल डबल डबल, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2H2O5। That is how we write the structure of H2H2O5. What is this called? Pyrosulfurous acid. Pyrosulfurous acid में क्या याद रखोगे, इसमें कोई SOS बॉन्ड नहीं है, इसमें SS बॉन्ड है। बहुत जल्दी मैं आपको ये बात बताऊंगा कि इस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे। बहरहाल हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना हाइपो। तो अभी तक अपन ने क्या कर लिया, लेट अस रिवाइज, फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। हमने कर लिए थे कि ऑक्सी एसिड्स के प्रीफिक्स नेम्स क्या होते हैं, तो मैंने बता दिया कि मेटा का मतलब क्या होता है। इसमें सबसे अच्छी बात और इम्पोर्टेंट बात थी कि मेटा फॉस्फोरिक एसिड कभी भी प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, पॉलीमर और पॉलीमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। पॉलीमर भी कैसे, लीनियर भी और साइक्लिक भी ऐसे एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद जैसे कि दिख रहा है वहाँ पे पायरो, तो पायरो के लिए मैंने बताया कि पायरो 2 ऑक्सी एसिड में से एक पानी निकालने पे पायरो बनेगा। पायरो के लिए सब कुछ बताने के बाद में मैंने उनका स्ट्रक्चर के बारे में बताया। और अब बारी आ रही है हाइपो की। हाइपो 2 तरह का हो सकता है, अस और इक। बेटा हाइपो तो प्रीफिक्स है, पहले लगेगा, और अस और इक सफिक्स है, ये बाद में लगेंगे। अगर आप बोलोगे सर हाइपो के साथ में अस का मतलब क्या है, ऐसे हाइपोक्लोरस, तो हाइपो तो पहले लग गया, क्लोरस बाद में, अस बाद में आ रहा है, तो वैसा कुछ। हाइपोफॉस्फोरस, हाइपोफॉस्फोरिक, वैसे कुछ। अब अस वाले हाइपो हम पहले कर चुके हैं, मैंने लिखा ऑलरेडी डन, सिंपल लैंग्वेज में लिख दिया, पहले ही कर चुके हैं, तो इनको नहीं करना है। मतलब करना तो है लेकिन अब नया कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये दोनों कर चुके हैं। हमारे कोर्स में 2 हाइपो के एसिड्स हैं और हाइपो के दोनों एसिड्स बदल लिए, हाइपोक्लोरस एसिड। वापिस वही बात, अगर आपको ये नहीं आता तो ये बहुत बड़ी गलती है आपकी कि HOCl आपको नहीं आ रहा है। HOCl आपको आना चाहिए, मैं आपको पढ़ा चुका हूं लास्ट लेक्चर के अंदर, उससे भी पहले लेक्चर्स के अंदर अपना हो चुका है कि HOCl हाइपोक्लोरस एसिड है। तो हाउ कम यू से कि हमारे नहीं आया, तो HOCl आपको आना चाहिए, H3PO2 आना चाहिए। H3PO2 का नाम बोलो, तो आंसर है इसका हाइपोफॉस्फोरस एसिड। हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड, ठीक है। हाइपोफॉस्फोरस एंड हाइपोक्लोरस, हाइपोफॉस्फोरस और हाइपोक्लोरस। अस के हाइपो तो हम कर चुके हैं, एक के नहीं किए हैं। एक के इसलिए नहीं किए क्योंकि मैंने अब तक नियम ही नहीं बताया था। नियम बताने के बाद आप आजाद हो, आप चाहो तो नियम से याद रखो, चाहो तो डायरेक्टली याद करो। मैं तो ये बोलता हूँ डायरेक्टली याद करो, क्योंकि हाइपो ऑफ इक भी हमारे कोर्स में ये 2 ही है। अगर 2 डायरेक्टली याद कर लेते हो तो बहुत ही अच्छी बात है।
तो मैंने आपको सारे तरीके बता दिए, ऑप्शन बता दिए। अगर आप बोलोगे सर हाइपोइक कैसे बनाएं, तो हाइपोइक बनाओ, पायरोफिक। क्या आपको पायरोफिक बनाना आता है? तो मैंने पहले इसके पहले वाली जो स्क्रीन थी उसके अंदर पायरो बनाना सिखाया। तो पायरोफिक बनाओ पहले तो, और उसमें से एक ओ हटा दो, बीच वाला जो ओ होता है एक्सओ एक्स में जो ओ होता है उसको हटा दो और एक्स एक्स चिपका दो, बस वो हो गया है ना आपका हाइपो। अगर आप बोलोगे सर करके बताओ, तो इसलिए मैंने आपके है ना कहने के हिसाब से मैंने ये दो बना दिए। हाइपोफॉस्फोरिक, ये देखो हाइपो, हाइपो बोले बता रहा हूं, और हाइपो किसका? इक का। ये देखो हाइपो इक, ये देखो हाइपो इक। तो इसका मतलब ये कि हाइपो ऑफ इक है। तो कैसे बनाए? पहले पायरो बनाओ। क्या आपको पायरोफॉस्फोरिक बनाना आता है? अगर आपका जवाब नो है तो इसके पहले वाला जो मैंने बताया था पायरोफॉस्फोरिक, ये पायरोफॉस्फोरिक याद है? तो पायरोफॉस्फोरिक पहले बनाओ, और पायरोफॉस्फोरिक बना के ये वाला ऑक्सीजन को बीच में तोड़ दो, और तोड़ के इन दोनों पी को चिपका दो आपस में। तो मुझको बताओ कि कैसे बनेगा। पहले तो अपन आगे आते हैं और देखते हैं कि हाइपोफॉस्फोरिक एसिड होता क्या है। तो हाइपोफॉस्फोरिक एसिड है पायरोफॉस्फोरिक एसिड माइनस ओ। इसको पानी का कह देना। हाँ, तो पायरोफॉस्फोरिक एसिड माइनस ओ। हाइपोफॉस्फोरिक एसिड बराबर है पायरोफॉस्फोरिक एसिड। हाँ जी, स्टार्ट ही है ना, स्टार्ट ही है ना, वो स्टार्ट है ना, स्टार्ट है। चलो ठीक। हाँ, तो अपन बात कर रहे थे हाइपोफॉस्फोरिक एसिड क्या है। तो हाइपोफॉस्फोरिक एसिड है पायरोफॉस्फोरिक एसिड माइनस ओ। अब पायरोफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने कुछ देर पहले? H4P2O7। अगर आप बोलोगे कैसा आया, तो बता दो फॉस्फोरिक ट्वाइस H3PO4 में से एक पानी का मॉलिक्यूल निकाल दिया। तो अब निकाल दो, गणित कर लो। 6 में से 2 गए 4, 2 में से 0 गए 2, 8 में से 1 गया 7। तो इस तरह से आया। तो इसका मतलब ये आपको अपने आप आना चाहिए, है ना। तो H4P2O7 माइनस ओ करना है। बताओ H4P2O7 माइनस ओ बराबर क्या होगा? H4P2O6। अब बताओ H4P2O6 एक लिखा गया नहीं जा रहा भाई, चलो लिख दिया H4P2O6। H4P2O6 बताओ इनमें से जो मैंने अभी ट्रिक बताई थी, उनमें ट्रिक में से किससे मैच करता है? वो मैंने H2O5 कहा था, XOX। H2O6 में XX, तो ये XX होना चाहिए इसमें, यानी PP बॉन्ड होना चाहिए। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, PP बॉन्ड बना दो। O6 है, 3 यहां पर लगा दो, 3 वहां पे लगा दो। H4 है, 2 यहां लगा दो, 2 वहां लगा दो। H सिंगल सिंगल डबल बना दो, सिंगल सिंगल डबल बना दो। आंसर आ गया, ठीक है। और हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड बराबर क्या होगा? पायरोसल्फ्यूरिक एसिड माइनस ओ। ये होगा पायरोसल्फ्यूरिक एसिड माइनस ओ। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड था ओलियम H2H2O7 माइनस ओ। इसको इसमें से ओ घटाओगे तो क्या आएगा? H2H2O6। बताओ इसका इस कंपाउंड में क्या होगा? SOS बॉन्ड, SS बॉन्ड, दोनों में से कोई भी नहीं, दोनों ही। तो आंसर है SS बॉन्ड, ना कि SOS बॉन्ड। ये इसका आंसर होगा। मैं एक्सपेक्ट करता हूं इसका स्ट्रक्चर बना लोगे। अभी थोड़ी देर पहले अपने जो स्ट्रक्चर बनाया था, कौन गया भाई? पीछे जाना पड़ेगा। अच्छा, पीछे जाना पड़ेगा। ये रहा देखो, है ना, ये है H2H2O7। इस O को हटाते ही SS चिपक जाएंगे, वो हो गया H2H2O6। नाम है हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड। आई होप आपको मेटा समझ में आ गया है, पायरो समझ में आ गया है, हाइपो समझ में आ गया है, ये समझ में आ गया है। अब क्वेश्चन की बारी है। क्वेश्चन करते हैं 9, 10, 11। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि which has XX टाइप लिंकेज। पहला Cl2O6, सेकंड K2 Cr2O7, थर्ड H2H2O5, and fourth H2H2O6. कोड A 1 and 3, B 1, 3, 4, B, C
C 3 4 D 2 3 4। अच्छा चलो ठीक है, तो क्या हो गया बेटा बताओ, Cl2O6। बताओ Cl2O6 वैसे आपको ये अपने आप करना है ना, आपको अपने आप करना है और फिर वो देखना है कि पॉज करके कि उसके बाद में कि सर ने क्या आंसर दिया है। Cl2O6 में 6 है तो Cl बॉन्ड होगा, तो इसमें है तो 1 वाला तो सही होगा, यानी ये वाला गलत हो गया क्योंकि इसमें तो 1 है ही नहीं। K2Cr2O7 इज कॉल्ड पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट में O 7 है, 7 के लिए मैंने क्या टिप बताया था कि CrOCr होना चाहिए, तो ये CrOCr XOX होना चाहिए। इसमें हमसे XX पूछा है तो ये नहीं होगा। सेकंड वाला जो भी वो गलत हो गया, सेकंड इसमें दे रखा है तो ये गलत हो गया। H2H2O5, अब ये जबरदस्त कंपाउंड है। H2H2O5 इज, अगर आपको याद नहीं है तो ये समस्या है क्योंकि ये याद करने वाला है, ये एक्सेप्शन है, रटना पड़ेगा। H2H2O5 का नाम था पायरोसल्फरस एसिड, एक्सेप्शन था कि इसमें SS बॉन्ड है तो ये भी होगा, तो थर्ड ऑप्शन वाला करेक्ट होगा। थर्ड ऑप्शन इन दोनों में है तो अभी आंसर नहीं आएगा। अब है H2H2O6, इसमें 6 है और 6 के लिए मैंने कहा था रूल XX बॉन्ड है। अब जिसको रूल मालूम नहीं है सोचो जरा उसके लिए कितना मुश्किल हो गया, उनके लिए तो बहुत मुश्किल हो गया। हर किसी को याद करना, इतने सारे कंपाउंड कैसे याद कर लोगे बेटा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि वो रूल काफी अच्छा है, द रूल इज हैंडी, है ना। फटाफट आंसर देगा 1 3 एंड 4, 1 3 एंड 4 इसमें है तो अपना आंसर ये चला गया। ये सही है लेकिन अधूरा है तो सही नहीं माना जाएगा। तो इस प्रकार से अपन इसको कर सकते हैं। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ हाइपो हम कर चुके हैं, हाइपो पेरोक्सो हाइपो वगैरह हो चुका है और अपना बचा है नेक्स्ट। चलो अपन नेक्स्ट लेक्चर जो अपन पढ़ेंगे वो स्टार्ट होगा चौथे प्रेफिक्स से जिसका नाम है पेरोक्सो। तो पेरोक्सो प्रेफिक्स करने के बाद में ये टॉपिक हमारा एंड होगा और ये टॉपिक एंड होने के साथ ही फिर हम दूसरे टॉपिक्स पर आएंगे, ठीक है ना। और उसमें अपने को करना है, बता देता हूं, हाँ नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा बेटा अपने पास वो ये वाला आएगा यहाँ से, ठीक है ना। दिस विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ाए जाएंगे। साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है वो क्लास 11 के अंदर भी करवाए जाते हैं। अगर आपने क्लास 11 यहीं से करा हुआ है या आपने यहाँ से पढ़े हुए या कि नोट्स आपके पास है तो दे विल हेल्प यू। अदरवाइज मैं तो ये मान के चलूंगा कि है ना किसी को कुछ नहीं आता, एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे हर टॉपिक को। लेकिन फिर भी मैं मानूंगा कि आपको जीरो आता है, लेकिन आपको खुद को अपने आप को जीरो नहीं बनाना है। ऐसे नहीं कि सर ने बोला है कि जीरो हमने मान लिया तो चलो अपन भी जीरो हो जाते हैं। नो, अगर आपको पहले से ही आता है तो इट विल ऑलवेज हेल्प इन लर्निंग दीज लेक्चर्स। जो भी लेक्चर पढ़ा रहा हूँ उसको लर्न करने में है ना आपके लिए आसानी होगी अगर पहले से थोड़ा सा आप प्रिपेयर्ड होंगे। चलो तो ये अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बोराजीन करना है अपने को, बोराजीन के बाद में अपने को करना है बोराजीन की है तो अभी तक, और उसके बाद में बोरेक्स। बोरेक्स काफी इंपॉर्टेंट है, बोराजीन और बोरेक्स ये अपन नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। बोरेक्स विल बी कंप्लीटेड हियर। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में अपने को बोराजीन और बोरेक्स करना है, ठीक है।